नमस्कार दोस्तों, लर्निंग नीट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। सीटीपी की क्लास में हमने अधिगम शुरू किया हुआ है। अधिगम का हमने अर्थ, परिभाषा, वक्र आदि पढ़ लिया था। ठीक है, सिद्धांत हमने शुरू किया हुआ है, लेकिन उसके पहले ज़रा सीखने की अवस्थाएँ देख लेते हैं। सीखने का पठार भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास से हम लोग सिद्धांत को पूरी तरीके से फोकस्ड रहेंगे। ठीक, चलिए थोड़ा सीखने की अवस्थाएं देखते हैं। सीखने की अवस्थाएं, बाकी जो आपको शेयर, लाइक, कमेंट है वो आप लोग करते रहें, क्योंकि वही हमारा उत्साह बढ़ाता है। ठीक है, और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि वो हमसे जुड़ पाएँ और कुछ अच्छा सीख पाएँ। ठीक है, चलिए तो अवस्थाएं की अगर बात करें, अवस्थाएं की अगर बात करें तो जो बालक होता है, बालक जब भी पढ़ने के लिए आता है, ठीक है, पढ़ना जब भी अधिगम करता है पढ़ने की, तो जो उसकी जो गति होती है पढ़ने की, ठीक है, हमेशा वो समान नहीं रहती, हमेशा वो बराबर नहीं रहती। ठीक है, वो कभी कम रहती है, कभी आपकी कम रहती है, और कभी क्या होती है, अधिक रहती है। ठीक है, कभी उसकी मात्रा कम रहती है, कभी अधिक रहती है, कभी गतिवान रहता है, कभी स्थिर हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी तो होता ही नहीं है, किसी प्रकार का अधिगम नहीं होता ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है, अधिगम नहीं कर पा रहा बालक। तो देखते हैं, इसके 3 अवस्थाएं हैं। पहला आपका कहलाता है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, इस अवस्था में जो बालक होता है बहुत ही तीव्र गति से बहुत ही आपका अधिगम करता है, ऊर्जावान बना रहता है, स्फूर्तिवान बना रहता है प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, फिर आता है आपका दूसरा मध्य अवस्था। उसमें क्या रहता है, पूरा ऊर्जावान रहता है। ठीक है, जैसे आप टीईटी की तैयारी कर रहे हो, जब आप प्रारंभिक स्टेज होता है आपकी इस तैयारी का, तो खूब मेहनत करते हो, करते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे आप में ऊर्जा थी, आपने खूब मेहनत किया, ऊर्जा फिर खत्म होती है, मध्य अवस्था आता है। उसके बाद क्या होता है, आपका आलस हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, थकान हो जाता है, आदि पैदा होने लगता है कि नहीं, जिसके कारण जो बालक का सीखना होता है वो धीरा हो जाता है, मंद हो जाता है, थोड़ा गति में कमी आ जाती है। जैसे कि आपके जब टीईटी की तैयारी करना शुरू किए थे, एकदम लगता था कि टीईटी के 4 डालेंगे, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, आप में आलस आ गया, आपको सिर दर्द पकड़ने लगता था। जब आप किताब उठाते थे आपको सिर दर्द होता था, अरे सिर दर्द कर रहा है, बाद में पढ़ेंगे, हमेशा थकान रहने लगती थी। ठीक है, तो सीख कैसा पाते थे, धीरे सीख पाते थे, धीरे धीरे। ठीक है, आगे अंतिम में आते हैं, और इसका नाम भी है अंतिम अवस्था। इसका नाम क्या है, अंतिम अवस्था। इसमें जो बालक होता है, उसे बालक जो एकदम चरम सीमा आ जाती है उसकी, ठीक है, ना सीखने की, और इसका सीखना जो होता है पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ठीक है, अब कई लोग इसमें होंगे जो नौकरी नहीं पाते होंगे, टीचर नहीं बन पाते होंगे, वो क्या करते होंगे, वो अपना टीईटी पूरा छोड़ देते होंगे और किसी और काम में लग जाते होंगे। ठीक है, मान लीजिए तो ट्रिपल टीटी नहीं पास किए और उनका एज हो गया या पढ़ना नहीं चाहते, तो क्या करते हैं, तो छोड़ देते हैं और अपनी नौकरी में लग जाते हैं। तो वो अंतिम अवस्था कहलाती है। ठीक है, न सीखने की चरम सीमा हो जाती है वो। ठीक है, तो इसमें है जॉन ड्यूवी, गेट्स, थार्नडाइक और अन्य विद्वानों ने माना है कि जो बालक होता है
बालक होता है उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें जो सीखने की गति होती है बहुत ही तीव्र होती है। सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। मध्यकाल में मध्यावस्था में उसकी जो गति होती है वो थोड़ी मंद होने लगती है। ठीक है। और उसके बाद जो अवस्था आती है अंतिम अवस्था में, या तो लगभग वो बंद हो जाती है या तो एकदम मंद हो जाती है, गति एकदम गतिहीन टाइप का मंद हो जाता है, सो न्यून हो जाता है एकदम कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सार्वभौमिक हो, किसी किसी अवस्था में एक्सेप्शन भी हो सकता है, किसी किसी अवस्था में एक्सेप्शन भी ये हो सकता है। ठीक है। आइए जरा अब देखते हैं, अवस्थाओं के समझ में आया होगा। देखते हैं जरा अधिगम का पठार देखते हैं। ठीक है। अधिगम के पठार में एक है भैया रास महोदय हैं ये। जिन्होंने कहा है कि सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता पठार है। क्या है? पठार है। यह वह अवधि है जब सीखने की क्रिया में उन्नति नहीं होती है, मतलब बढ़ता नहीं है। सीखने की जो क्रिया होती है, अधिगम की जो क्रिया होती है, उसमें उन्नति नहीं होती है, तो क्या होता है? पठार कहलाता है अधिगम का। ये किसने कहा है? रॉस महोदय ने कहा। चलिए जरा इसको हमने देख ले एक फिगर के माध्यम से। ये आपका सीखने का समय यानी कि एक्स एक्सिस, और ये आपका सीखने की मात्रा वाई एक्सिस। जो कर्व बनेगा ऐसे बनेगा। बच्चा सीख रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ? सीखना बंद हो गया। ठीक है, बच्चा सीख रहा है, फिर सीखना क्या हुआ? बंद हो गया। और फिर सीखना स्टार्ट किया। बच्चा सीख रहा है, फिर बंद हो गया, फिर स्टार्ट किया, फिर ऐसे बंद हो गया, फिर स्टार्ट किया। ऐसे चलता रहता है कि जब सीखना बच्चा सीख रहा है, कलर चेंज कर ले। बच्चा सीख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ? सीखना उसका बंद हो गया। फिर बच्चा दोबारा सीखने लगा, फिर आगे क्या हुआ? उसका सीखना फिर से बंद हो गया, पढ़ाई बंद हो गई। फिर सीखना चाहा, फिर आगे सीखा, अच्छा सीखा, फिर यहाँ पे क्या हो गई? बंद हो गई। ठीक है। तो मतलब क्या कि बच्चा सीख रहा है और सीखने के बाद कुछ समय के लिए उसके सीखने में रुकावट आ गई। ठीक है, उसके सीखने में क्या हो गई? रुकावट आ गई, बाधा आ गई। तो इस रुकावट को ही क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम का पठार कहते हैं इस रुकावट को ही। ठीक है, ये सीखने की अवस्थाएं थी आपकी, सीखने की अवस्थाएं ये सब थी। और इस अवस्था में क्या हो रहा था? बाधा आ रही थी। इस अवस्था में क्या आ रहा था? बाधा आ रही थी। इस बाधा को ही क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? अधिगम का पठार। ये अधिगम का पठार। ठीक है, चलिए देख लेते जरा इसके कारण क्या हो सकते हैं। पठार के कारण क्या हो सकते हैं? क्यों रुकता है? शिक्षक का व्यवहार। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक के व्यवहार के कारण बच्चा सीखना नहीं चाहता।
जैसे होता था पहले ज़माने में, लोग इतना मार देते थे कि बच्चा छोड़ देता था, पढ़ाई छोड़ देता था। ठीक है, कोई ऐसे शिक्षक आते थे जो सही से पढ़ाते नहीं थे, गाइड से पढ़ाते थे, बच्चा छोड़ देता था, इधर से उधर चला जाता था। ठीक है, या उसके अधिगम हो ही नहीं पाती थी उसको। ठीक है, तो शिक्षक के व्यवहार के कारण। दूसरा, बालक के सीखने की इच्छा। अगर सीखना बच्चा नहीं चाहता है, होता है कभी कभी कि हम सीखना ही नहीं चाहते हैं, या छोड़ो बात में करेंगे। ठीक है, तो बालक की सीखने की इच्छा नहीं है, तो वहाँ भी क्या होता है, पठारो। फिर बालक की सीखने की इच्छा हो जाएगी, रुकेगा, उसकी जो पढ़ाई हुई क्या होगी, रुकेगी ना, फिर स्टार्ट करेगा दोबारा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अधिगम का पठार भी ये भी कहा जाएगा। फिर आते हैं शारीरिक सीमा। पढ़ाई लिखाई करने की एक शारीरिक सीमा होती है ना। क्या आप 40 के बाद पढ़ पाएंगे, क्या आप पढ़ पाएंगे ऐसा? इसीलिए जब भी आपका रखा जाता है वो 40 के पार, 40 प्लस में कोई भी नौकरी नहीं लिखा जाता है। जो होता है अपवाद होता है, कुछ कुछ में दिया गया है और कुछ लोग पाते हैं 40 के बाद, वो अपवाद होता है। ठीक है, और कारण क्या हो सकते हैं, विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति, कभी कभी ऐसा होता है विषय वस्तु जो हमारी है उसकी कठिनता को देखते हुए हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। कई लोगों ने आईएएस का प्रिपरेशन किया, लेकिन देखा बहुत हार्ड है, छोड़ दिया, नहीं किया अधिगम उसका। ठीक है, समझ में आया होगा आपको विषय वस्तु। अगला क्या है, शिक्षक की शिक्षण विधि। शिक्षक की शिक्षण विधि मतलब ये कि जो शिक्षण विधि टीचर्स ने अपनाया है वो हमारे ऊपर उसको फॉलो नहीं हम हो पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, या उनकी शिक्षण विधि जो है बहुत ही खराब टाइप की रही हो। ठीक है, तो ये सब कारण क्या है, ये सब आपके कारण हैं पठार निर्माण के। कुछ अन्य कारण भी हैं, रुचि ना होना, ज्ञान ना होना, समय ना मिल पाना, समय नहीं मिल पाया आपको, कोई आपको प्रेरित नहीं किया, प्रेरणा ना मिल पाना, आपको थकान होना, आपको निराश होना। मान लीजिए कोई ट्रेजेडी हो गई आपके साथ, निराश हो गए आप। उत्साहहीनता आपके अंदर है, उत्साह से कोई नई चीज़ नहीं सीखते हैं, नहीं हो पाएगा। अस्वस्थता, बीमारी हो गई आपकी। ठीक है, आप बढ़े तो, लेकिन आप परिपक्व नहीं हो पाए। आप परिपक्व नहीं हो पाए क्योंकि जानते हैं, आप बताए थे आपको कि बिना परिपक्वता के अधिगम आप नहीं कर सकते, बिना परिपक्वता के आप अधिगम नहीं कर सकते। और पारिवारिक कठिनाइयाँ, कभी पारिवारिक कठिनाइयों की वजह से भी आप अधिगम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कभी कभी पारिवारिक कठिनाइयों के चलते भी आप अधिगम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए जरा सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। सिद्धांत में हमने व्यवहारवादी और संज्ञानवादी को देख लिया था। ठीक है, तो जरा जो इधर की चीज़ें हैं, कुछ छोटी चीज़ें, उसको आपको बता देता है। और कल से आपको ले चलेंगे थार्नडाइक के सिद्धांत पे, और कल ही थार्नडाइक के सारे सिद्धांतों को, जितने भी सिद्धांत इनके हैं, इनको देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अधिगम की व्यवहारवादी अवधारणा। व्यवहारवादी अवधारणा, आपको पता है कि सिद्धांत दो प्रकार के थे, पहला व्यवहारवादी, दूसरा संज्ञानवादी। ठीक है, व्यवहारवादियों ने अनुबंधन को बताया कि अनुबंधन से होता है, बंधन से होता है। ठीक है, वहीं संज्ञानवादी ने क्या कहा कि जो अधिगम होता है वो सूझबूझ से होता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा हम देखेंगे इसी को, अवधारणा के बारे में इनके।
ठीक है। अब इसमें क्या है, अभी बताया मैंने कि जो आपका व्यवहारवादी होता है, व्यवहारवादी आपका जो अधिगम होता है, उसमें उद्दीपक, अनुक्रिया, अनुक्रिया में संबंध बताया जाता है। मतलब ये कि आप जो है उद्दीपक के लिए, लक्ष्य के लिए आप क्रिया करते हैं, लक्ष्य पाने के लिए आप क्रिया करते हैं, तो आप में और उस लक्ष्य में क्या बन जाता है, संबंध बसता है, संबंध बनता है या बंधन बनता है। उस संबंध या बंधन को ही मनोवैज्ञानिक अनुबंधन कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध के रूप में व्यक्त करना होता है। ठीक है, व्यवहारवादियों का पहला नियम। दूसरा, व्यवहारवादी ये कहते हैं कि जो अधिगम होता है वो अपेक्षित वातावरण में ही होता है। यानी कि आपका वातावरण सही हो तभी आप अधिगम कर सकते हैं। अनुकूलित वातावरण, जैसा आपको सीखने के लिए चाहिए वैसा वातावरण, मतलब प्रदूषण रहित हो, नेत्र प्रिय हो, ठीक है, ऐसा वातावरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधिगम धीरे धीरे होता है, अधिगम धीरे धीरे होता है। मतलब ये कि अधिगम अभी नहीं आया था, अधिगम धीरे धीरे होता है। और वहीं संज्ञानवादी क्या मानते हैं, संज्ञानवादी कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो अचानक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है, अधिगम की मुख्य विधि अनुबंधन है, यानी कि संबंध स्थापित करके, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट, अधिगम को पशु, मानव और पक्षी तीनों कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। पशु, पक्षी, मानव सब अधिगम करते हैं, सब सीखते हैं। ठीक है, इनके अनुसार जो अधिगम है वो प्रशिक्षण और अनुभव से होता है, प्रशिक्षण और अनुभव से होता है। ठीक है, और क्या है, अधिगम जो होता है वो अनुबंधन का एक परिणाम है। यानी कि अगर ना ही उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित होता, ना ही वो बंधन बनता, ना हो अनुबंधन होता और ना ही अधिगम होता। ठीक है, तो अनुबंधन का परिणाम ही क्या है, अधिगम है। तो ये आपके अवधारणाएं हो गई। कुछ देख लेते हैं जरा, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक को देख लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। 4 नाम दे देगा, 3 संज्ञानवादी कर देगा और 1 को व्यवहारवादी कर देगा। तो पहले इसमें है B.F. स्किनर, दूसरे वुडवर्थ, तीसरे पोलेंस्की, चौथे C.L. हल, क्लार्क एल हल, 5वें पाओलाव, 6वें हमारे गुथरी जी, एडविन गुथरी, 7वें थांडाइक, 8वें पिल्स बल्ली, अगले हमारे मैकडूगल साहब। ठीक है, और व्यवहारवादी के जो जनक हैं वो हैं वाटसन साहब हैं।
1913 में इन्होंने ही व्यवहारवाद लाया था, लेकिन 1905 में जो हमारे मैकडूगल साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था अपने किताब आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, याद रहता नहीं, आप लोग को भूल जाते हैं आप लोग या कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले प्रयोग किन किया था व्यवहार शब्द का? तो मैकडूगल। और व्यवहारवाद शब्द लाया कौन था? वो वॉटसन लाए थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। कल हम शुरू करेंगे अपना थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आप अपना जो शेयर है, लाइक है, कमेंट है, बनाए रखिए। धन्यवाद।